हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में एमपीएस 003 का सब्जेक्ट है। सो गाइस, आप सभी की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर 14 अगस्त को हमारा पहला एमपीएस का एग्जाम है, तो आप हमारे एग्जाम्स की जिस तरीके से आपने दिसंबर सेशन वाले बच्चों के एग्जाम की तैयारी कराई थी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, ठीक उसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए भी बना दीजिए। सो गाइस, आप सभी की ऑन डिमांड पर ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ और आज हम आप सभी के सामने जो आपकी बुक का नाम है भारत, लोकतंत्र और विकास, इस बुक के अंदर एमपीएस 003 इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चनों को समझेंगे क्योंकि एक ही वीडियो में इन सभी के सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये बहुत ही मुश्किल होगा और ये बिल्कुल मैं कर भी नहीं पाऊंगा आप सभी के लिए। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि क्या ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्या आप सभी के एग्जाम में आएंगे, यानी आप सभी अपने एग्जाम्स की तैयारी कर चुके हो या कर रहे हो, तो आपको ये पता चल जाए कि अगर मैंने ये क्वेश्चन कर रखे हैं तो मेरे एग्जाम अच्छे जाएंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चनों के अंदर क्या चीजें ऐड करनी है या क्वेश्चनों का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आप सभी को देने वाला हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये आ चुका है और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के लिए ये है कि जाति और वर्ग, एक तो आपसे पूछा गया है आपकी कास्ट और एक क्लास। आप देखो इग्नू में क्या होता है, बहुत बारी क्वेश्चन जो है हिंदी में गलत टाइप हो जाते हैं, तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसे आप इंग्लिश में आपको जरूर पढ़ना है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया जाति और जो वर्ग है इनके बीच में आपको एक तो संबंध बताना है और राजनीति में इनका क्या प्रभाव है ये आपको इसका वर्णन करना है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर आप सभी को 10 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 5 करने होंगे और इन 10 क्वेश्चनों में आप सभी को 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है और आप सभी के लिए एक लिमिटेड शीट होगी। जो शीट आपको मिलेगी उसी के अंदर आपको आंसर करना होगा, कोई एक्स्ट्रा सीट आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इन दो बातों का आप सभी को विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि बहुत से बच्चे सोलो रेगुलर के बाद में इग्नू को चूज करते हैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए टाइम बचाने के लिए, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें। तो यहाँ पर आप सभी को इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, जाति और वर्ग किस तरीके से राजनीति, जैसे जातियां हैं, आज हम इलेक्शन की बात करें, राजनीति को प्रभावित करने की बात करें तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर हम कहें राष्ट्रीय स्तर की भी जो पार्टियां हैं, वो सभी के सभी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखती है कि किस क्षेत्र में कौन से उम्मीदवार को खड़ा किया जाए ताकि वो आसानी से जीत सके। वो जानते हैं कि अगर किसी निश्चित क्षेत्र में अगर हिंदू बहुसंख्यक रहते हैं तो वो मुस्लिमों को टिकट नहीं देते, या दूसरी अन्य जाति में भी देखा जाता है ये कि अगर वहां पर ज्यादा ब्राह्मण रहते हैं तो वो ब्राह्मणों में से ही किसी को टिकट देते हैं, अगर वहां पर ज्यादा क्षत्रिय दलित या जिस भी समुदाय के लोग हैं वहां पर संबंध रखते हैं उनको उसी हिसाब से टिकट दिया जाता है। सो होपफुली आप सभी को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर हमें क्या एक्सप्लेन करना है। इसके अंदर हमें यह एक्सप्लेन करना है कि ये किस हद तक हमारी राजनीति को प्रभावित करते हैं। पहला इलेक्शन को प्रभावित करते हैं, दूसरा जो भी नेता है जब कोई परियोजना अपने क्षेत्र में लाता है तो विशेष रूप से उन जातियों का जो बहुसंख्यक है उनके क्षेत्र का उनका ध्यान रखता है ताकि वो उनकी भावनाओं को आहत ना पहुंचा दे, उनकी भावनाओं को भड़का ना दे, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चनों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसमें आपको क्या ऐड करना है, पूरा डीप से आपको अलग वीडियो मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत के निर्माण में या फिर राष्ट्र निर्माण में, देखो 2 तरीके से क्वेश्चन आएगा, भारत के राष्ट्र निर्माण में, भारत के निर्माण में, भारत के राष्ट्र निर्माण में, दोनों तरीके से के समक्ष निर्जातियां एक चुनौती है। सबसे पहले आपको एथिक्स को, निर्जातियों को समझना है, ये एक चुनौती कैसे है, इस पे आप सभी को एक निबंध लिखना है। सबसे पहली बात तो आपको निर्जातियों को एक्सप्लेन करना होगा या आपको पहले यही समझना होगा निर्जातियां होती क्या है। तो निर्जातियां हम किसको कहते हैं कि ये, इनको इंग्लिश में एथिक्स या फिर आप ट्राइब्स के रूप में समझ सकते हो, और ये किसी एक निश्चित क्षेत्र पर रहने वाली एक ऐसी एथिक्स होती है, एक ऐसी निर्जातियां होती है जिनका उन पर अपनी सदियों से किसी एक भूमि पर रह रहे होते हैं, उनके संस्कृति, उनका प्रभाव उनके ऊपर देखने को मिलता है, वही का वही। 2 बातें हो गई। तीसरी बात है आपको ध्यान रखना है इन और इनके जो
रहन सहन है वो थोड़े से रूढ़िवादी या परंपरावादी ही रहते हैं। तो ये राष्ट्र निर्माण में चुनौती बनते हैं। इसे हम आप लोग निर्जातीय का क्वेश्चन तो पक्का करके जाइए, क्योंकि 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के लिए आ चुका है, और भी 2 क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं जो बनते हैं आपके एग्जाम में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो निर्जातीय से हम नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि पेपर में आपके नॉर्थ ईस्ट से ही ज्यादा क्वेश्चन, एक तो नॉर्थ ईस्ट का आप ले सकते हो, एक तो आप नॉर्थ ईस्ट का ले सकते हो, या फिर आप लोग नॉर्थ ईस्ट का नहीं तो लेना चाहो तो पंजाब का ले सकते हो, पंजाब का ना लेना चाहो तो आप क्या ले सकते हो, एक जम्मू एंड कश्मीर का ले सकते हो। आपकी बुक में 3-4 मुख्य रूप से आप सभी को पढ़ने भी हैं और इन्हीं पे ही क्वेश्चन भी बनता है। यहाँ पर सिंपली आप लोगों को ये बताना है इस क्वेश्चन में कि ये राष्ट्र निर्माण के लिए कैसे खतरा है, क्योंकि इनकी अलग संस्कृति है, इनकी संस्कृति के हिसाब से इनकी अलग अलग मांगे होती हैं। कई बार ये अपनी क्या करते हैं, स्वायत्ता की मांग करते हैं। किसकी मांग करते हैं? स्वायत्ता की मांग करते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हो रखा है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या हो रखा है, स्वायत्ता की मांग हो रखी है। जम्मू एंड कश्मीर में भी हो रखी थी, पंजाब भी अपना अलग खालिस्तान की मांग करता है। तो अपनी उन डिमांड्स के कारण, अपनी उन मांगों के कारण ये क्या होते हैं कि ये विशेष अधिकार की मांग करते हैं। और जब एक विशेष अधिकार की मांग करता है, किसी एक को कोई विशेष अधिकार दे दिया जाता है, तो बाकी अन्य लोग भी उसी अधिकार की मांग करने में उतावू हो जाते हैं, तेजी लाने लगते हैं। तो इसीलिए ये हमारे लिए एक तो हमारी एकता बनने में खतरा इस वजह से बन जाते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो पहचान है ना, उन पहचानों के आधार पर राष्ट्र के अंदर टुकड़े होने की बात हो जाती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम बात कर सकते हैं, आप इसका एग्जांपल मैंने वैसे इस पे वीडियो बना रखी है, मैं आप लोगों के लिए MPS 003 की जो प्लेलिस्ट है वो आई बटन पे भी दे दूंगा आपको, और आई बटन के अलावा मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से आप इसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि भारत में वर्ग असमानता, देखो ये एक 5th यूनिट से आपके क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन यहाँ से इस यूनिट से ये बना है और पहला क्वेश्चन भी यहीं से बना है, तो ये वाली यूनिट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग से डिस्कस भी करूंगा यहाँ पर। लेकिन मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए कि भारत में वर्ग असमानता के स्वरूप की चर्चा कीजिए। वर्ग असमानता है यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के वर्ग या अलग अलग तरह की जाति या अलग अलग तरह के एथिक्स के लोग रहते हैं, और ये असमानता है। ये क्वेश्चन तीनों के तीनों ऐसा है कि बिल्कुल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि भाई भारतीय लोकतंत्र के आपको क्या करना है, इसके अंदर भारतीय लोकतंत्र के कार्य करने में दबाव समूह, यानी भारत में जो लोकतंत्र उसमें एक दबाव समूह की क्या भूमिका है। देखो 2 चीजें होती है, एक राजनीतिक दल और एक दबाव समूह। इसका एक अलग से क्वेश्चन भी है, इन दोनों में डिफरेंस पूछा गया है। राजनीतिक दल यानी राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज, और दबाव समूह, दोनों के अंदर एक तो अंतर पूछा जाता है, आपसे अलग से क्वेश्चन भी बना रखा है हमने। और यहाँ पर दबाव समूह सिंपली आप सभी को समझना है। पहली बात तो दबाव समूह उन सामाजिक संगठनों को कहा जाता है जो अपने आर्थिक लाभ, पहली बात तो आर्थिक लाभ ना ही राजनीतिक लाभ, इन दोनों लाभ के लिए नहीं बल्कि ये समाज में हित के लिए करते हैं। तो इन ऐसे समूहों को हम क्या बोलते हैं, हम दबाव समूह कहते हैं। जैसे बहुत सारी NGOs होती है, वो सामाजिक पुनरुत्थान का काम करती है, समाज में सुधार लाने का काम करती है, समाज को प्रगति के मार्ग पर ले जाने का काम करती है। तो ऐसे संगठन, ऐसे समूह जो है वो क्या कहलाते हैं, दबाव समूह कहलाते हैं। अब भाई लोकतंत्र में इसका क्या कार्य है, तो लोकतंत्र में इसका बहुत ही अहम रोल है। बोलो कैसे अहम रोल है? इसका अहम रोल इस तरीके से है क्योंकि कई बारी राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को बेहतर करने के लिए या फिर विपक्ष को कमजोर दिखाने के लिए, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए कार्य करती है। जहां पर उसका हित नहीं होता ऐसे मुद्दों को राजनीतिक दल नहीं उठाते, परंतु दबाव समूह ऐसे उन सभी मुद्दों को उठाने की कोशिश करती है जो हमारे समाज से जुड़ी होती है। और लोकतंत्र की प्रक्रिया में कई बार राजनीतिक दल, अगर फॉर एग्जांपल इनके फेवर की गवर्नमेंट है, राजनीतिक दलों के बारे में बता दूं कि जैसे अभी सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो अगर बीजेपी की कोई राजनीतिक पार्टी है या उसके अलाए का कोई भी पार्टी है, तो वो उस पर कोई प्रेशर नहीं डालती बल्कि उसका सपोर्ट करती है। परंतु ऐसे दबाव समूह जो कि सामाजिक परिवर्तन का कार्य करते हैं, जो किसी राजनीति या फिर अपने आर्थिक या सामाजिक लाभ के लिए कार्य नहीं करते बल्कि जनहित के लिए कार्य करते हैं, तो ऐसे में इनकी लोकतंत्र में भूमिका बढ़ जाती है। आई होप आपको ये भी चौथा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है वैश्वीकरण। सबसे पहली बात तो वैश्वीकरण के युग में, यानी वैश्वीकरण के युग में ना समझकर आप इसको समझेंगे आज के युग में। कब? आज के युग में नागरिक समाज की जो भूमिका है वो बदलती जा रही है। पहली बात तो नागरिक समाज किसे कहते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है, ये दबाव समूह जो है वो एक नागरिक समाज का ही हिस्सा है, आपको ध्यान रखना है। नागरिक समाज का मतलब यही होता है कि समाज में सभ्य तरीके से लोग रहें,
सभ्य तरीके से सबको आदर सत्कार मिले और सभ्य तरीके से सबके अधिकारों का सम्मान हो। तो नागरिक समाज के अंदर आज सरकार की भूमिकाएं बदलती जा रही है। सरकार पहले जनता के लिए रोजगार की व्यवस्था करती थी, सरकार पहले जनता के लिए नागरिकता का कठोर से कठोर नियम का पालन करती थी, सरकार डिसाइड करती थी कि किस देश के लोगों को नागरिकता देना है, किस देश को नहीं देना। परंतु आज के समय में ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि आज आप किसी देश की लड़की से शादी कर लो तो आपको वहां की नागरिकता मिल जाती है, आप वहां इन्वेस्टमेंट कर दो तो आपको नागरिकता मिल जाती है। तो यहाँ पर हम वैश्वीकरण के युग में देख रहे हैं नागरिक समाज जो है वो पूरी तरीके से बदलता जा रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है भारत में धार्मिक राजनीति के विकास। पहली बात तो धार्मिक राजनीति के विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। इस धार्मिक राजनीति के विकास के बारे में हम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको ध्यान रखना है 1980 से लेकर 1990 में, 1980 से लेकर 1990 में भारत में धार्मिक राजनीति का उदय हुआ। उदय कैसे हुआ, इसमें 3 केस में आपको बताने वाला हूं। एक शाहबानो का मुकदमा, जिसके अंदर हमने देखा, शाहबानो का केस आप लोग जरूर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि भारत की राजनीति में धर्म कैसे जुड़ने लगता है, धर्म कैसे प्रभावित करने लगता है। पहला शाहबानो का केस आपको इसके अंदर पढ़ना है। दूसरी चीज आपको राम मंदिर का मुद्दा पढ़ना है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि बाबरी मस्जिद जो है उसका विध्वंस होता है और राम मंदिर का निर्माण की बात होती है। तीसरा गोधरा कांड पढ़ना है आप सभी को, या फिर 1984 के जो सिख दंगे हुए थे आपको इसी काल के अंदर ये पढ़ना है। तो भारत की राजनीति में अगर हम देखें तो धर्म का काफी ज्यादा रोल बढ़ गया है 1980 के दशक के बाद से। आज भी भारत की राजनीति में धर्म जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस राजनीतिक पार्टी की जीतने की संभावना ज्यादा होती है जो उस क्षेत्र में रह रहे बहुसंख्यक धर्म के लोगों का नुमाइंदगी करती है या फिर उस बहुसंख्यक लोगों के हित में कार्य करने का प्रयास करती है। होपफुली आपको ये क्लियर होगा। क्वेश्चन जब हम आपको डिस्कस करेंगे अलग से जब आंसर बताएंगे, एक पर्टिकुलर वीडियो एक क्वेश्चन के लिए उसके अंदर डीप से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है भारतीय लोकतंत्र में जाति की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो बुराई करते हुए करना है। और ये क्वेश्चन देखो, सेम ये क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को क्वेश्चन के टाइप भी देखने हैं कि कहां पर किस किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे तरीके से तभी समझ में आएगा। सेम चीज यहाँ पर आपसे पूछी गई है लेकिन पूछने का तरीका डिफरेंट है। तो पहले चीज मैंने आपको डिस्कस करवा दी है, तो आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है जेंडर और विकास के बीच में संबंधों की चर्चा कीजिए। जेंडर का मतलब किससे है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि भाई महिला और पुरुष के बीच, महिला और पुरुष के बीच भेदभाव की है। महिला और पुरुष के बीच किस चीज की है, तो आप बोलोगे महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव की है। तो ध्यान से समझेंगे इस चीज को जो मैं आप सभी को अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रामीण समाज रहे या फिर नगरीय समाज, काफी हद तक महिलाओं की जो हैसियत है वो पुरुषों के अधीन रहती है। और इस वजह से, पुरुषों की अधीन होने की वजह से समाज में परिसत्ता होता है और परिसत्ता होने की वजह से सिर्फ पुरुषों का ही अधिक से अधिक विकास हो रहा है। महिलाओं की स्थिति जो है आज भी बहुत ही ज्यादा रेयरली हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। महिलाएं किन क्षेत्रों में आगे विकसित होती हुई देखी है, तो जिस जगह पर शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, जिस जगह महिलाएं सशक्तिकरण हुई है, उसी जगह पर हमें खाली देखने को मिल रहा है। सो होपफुली आपको ये भी क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है राजनीतिक दल किस प्रकार हित समूह यानी दबाव समूह को ही बोलते हैं हित समूह। ध्यान रखना है आपको, दबाव समूह को ही हित समूह कहते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस कर लिया कि राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपने आर्थिक लाभ के लिए काम करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है उनका आलोचना करना, उनकी कमी निकालना और खुद सत्ता में आना, इनका उद्देश्य होता है। लेकिन हित समूह या दबाव समूह जो है इनका कोई वैसे निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, जनता के हित के लिए कार्य करती है। दबाव समूह इसी चीज का कार्य करती है। ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, संसदीय संप्रभुता क्या है। संसदीय संप्रभुत्ता, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, संप्रभुत्ता का मतलब है सोवेरेनिटी, यानी अपने खुद आत्मनिर्णय लेने में संसद कहां तक कारगर है। हम देखते हैं कि हमने शासन का बंटवारा किया है। शासन के हमने 3 अंग बनाए हैं भारत के अंदर, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। विधायिका जिसके अंतर्गत संसद है, और संसद जो है किस हद तक जो है वो अपने कार्य को कर पाती है या अपनी संप्रभुत्ता को निभा पाती है, तो कई बार हमें ये बहुत ही ज्यादा रेयरली दिखाई देता है।
अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, संसद तो भाई सुप्रीम है, एक तरीके से देखा जाए तो संसद संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है, संविधान के अंदर कोई नया कानून जोड़ सकती है, ना तो ये काम न्यायालय कर सकती है ना ही राष्ट्रपति कर सकता है, तो भाई संसद भी फिर भी सीमित कैसे हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपली आंसर ये लिखना होगा, आपके एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो, कि जो संसदीय संप्रभुता है इस तरीके से सीमित हो जाती है क्योंकि हमने न्यायपालिका को एक पावर दे रखी है जिसका नाम है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन जिसे हम बोलते हैं। जुडिशरी को हमने क्या कर रखा है, एक पावर दे रखी है जिसे बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, और न्यायिक पुनरावलोकन के तहत अगर कोई भी संसद का सदन यानी संसद ने कानून बनाया, तो संसद ने जो भी कानून बनाया तो ये चेक करना कि वो संविधान के धाराओं के अनुरूप है भी या नहीं, वो किसका कार्य है, तो वो न्यायपालिका का कार्य है। अगर जो भी संविधान के अंदर कानून बनाया गया है, कुछ नया जोड़ा गया है, संविधान में संशोधन किया गया है, तो अगर वो संविधान की धाराओं के अनुकूल नहीं होगा, संविधान के धाराओं के पैरेलल नहीं होगा, तो उसको नहीं माना जाएगा। ये आप सभी को बिल्कुल विशेष रूप से अपने मन में ये बात बैठा लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है पंचायती राज व्यवस्था। देखो यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था का मतलब ध्यान रखना है आप सभी को 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन आप सभी को अपने दिमाग में रखना है बिठा के, ये बात की जब भी आपसे पंचायती राज व्यवस्था की बात हुई तो 73वां इसके लिए और 74वां किसके लिए, तो ध्यान रखना ये नगर पालिका से, किससे? शहरीकरण से, नगर पालिका से संबंधित है। तो इनके मुख्य प्रावधानों को बताना है। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है, आप उनको देख लोगे तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो यहाँ पर हम ऐसे भी बता देते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है कि भाई पंचायतों को 3 स्तर पे बांटा गया है। एक जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत जिसे हम मंडल पंचायत भी बोलते हैं, और तीसरा है तालुका पंचायत। इसके अलावा 74वें संविधान संशोधन जो है, इसके तहत जो है हमने नगर पालिका का वर्णन किया है, शहरों की पहचान करने की बात करी है। इसके अलावा दोनों स्थानीय शासन का एक मुख्य हिस्सा है, और ये जो है स्थानीय शासन के साथ साथ स्थानीय जो कार्य है ना, उनके ऊपर भी बाध्यकारी रूप से अपने नियमों को लागू करती है। जैसे गांव के अंदर कोई परियोजना चलनी होती है तो पंचायतों के थ्रू ही चलती है, तो बहुत कुछ फायदेमंद है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आप सभी को बताना है, इसका वर्णन करना है। तो पहली बात तो मूल अधिकार किसे बोलते हैं? मूल अधिकार बोलते हैं मौलिक अधिकारों को। इसमें एक तो मौलिक अधिकार आपको बताने, और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ तक मनुष्य के अधिकारों को बढ़ावा देती है। तो ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बनी हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। बाकी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा समझ नहीं आता तो आप कमेंट के माध्यम से, या फिर आप सभी के वीडियो के एंड में हमारी ओर से नंबर दिया जाएगा, आप उन नंबर्स पे कांटेक्ट करके भी अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए भारतीय किसान आंदोलन। तो भारतीय किसान आंदोलन यानी कृषक आंदोलन, कल्चरल मूवमेंट, इससे रिलेट करता हुआ 2 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बनेगा। पहला क्वेश्चन बनेगा एक तो समकालीन यानी स्वतंत्रता के पश्चात, आजादी के बाद ना पूछ कर वो 1947 के बाद या 1950 के दशक के बाद से बोलेगा, ठीक है। 1947 के बाद या तो 1950 के दशक के बाद, दशक के बाद ध्यान रखना है आप सभी को ये क्वेश्चन का टाइप, या फिर एक तो, और दूसरा पूछेगा स्वतंत्रता के पूर्व यानी हमारी आजादी से पहले। तो आपको इसमें तेभागा तेलंगाना, ठीक है, नक्सलवाड़ी आंदोलन, ये सब कुछ आंदोलन आप सभी को बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय विषमताओं से आप क्या समझते हैं? क्षेत्रीय जब विषमताएं बढ़ती है यानी किसी निश्चित क्षेत्र में जब संसाधनों की कमी होती है, या सरकार विशेष रूप से उन लोगों पर ध्यान नहीं देती, उनका विकास नहीं होता और वो एक ही जगह स्थिर होते हैं, तो ऐसे समय में हम क्या देखते हैं? ऐसे समय में हम देखते हैं कि क्षेत्रीय विषमता होती है। जिन क्षेत्रों में काम होता है तो वो ज्यादा विकास करते हैं, जिन क्षेत्रों में काम नहीं होता वहां कम विकास करते हैं, जिन क्षेत्रों में ज्यादा संसाधन पाए जाते हैं वहां पर ज्यादा विकास होता है, जिन क्षेत्रों में कम संसाधन पाए जाते हैं वहां कम विकास होता है। तो ऐसे क्षेत्रीय विषमता उत्पन्न होती है, और जब क्षेत्रीय विषमता उत्पन्न होती है तो क्षेत्रवाद बढ़ता है। क्षेत्रवाद का मतलब ये सिंपल सा आप सभी के लिए ये है कि हर एक क्षेत्र सिर्फ अपनी अपनी डिमांड्स को आगे रखता है, कहता है कि भाई हमारा विकास हो, सिर्फ इसके अंदर ये ध्यान रखना है। 1950 से 60 के दशक में ये काफी ज्यादा बढ़ गया, तो इसके अंदर ऐसा रीजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि असम में आंदोलन शुरू हो गए, मिजोरम में शुरू हो गए, इसके अलावा नागालैंड में शुरू हो गए, नागा आंदोलन, तो यहाँ पर आंदोलन शुरू हो गए। इसके अलावा पंजाब के अंदर भी ये आप लोग देखेंगे खालिस्तान की मांग धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो निर्जातीय वाला एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई भारतीय संघवाद के प्रमुख लक्षणों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर एक तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ पर तक यहीं तक बन जाता है कि संघवाद के क्या लक्षण है। लेकिन कई बार एग्जामिनर बहुत चतुर हो गया है, वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि आपके अनुसार जो सरकारी कमीशन के सुझाव लागू हों, इसके लिए हमारे संघवाद की प्रकृति बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए, आपसे पूछा जाएगा। पहली बात तो आपको पता रहना चाहिए कि हमारे यहाँ पर संघवाद के अंतर्गत शासन का जो स्वरूप है उसे कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 वर्गों में। 2 वर्ग में पहला वर्ग क्या है? केंद्रीय स्तर और दूसरा राज्य स्तर। लेकिन आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर पंचायत भी है, लोकल बॉडीज भी है, हमारे यहाँ पर पंचायती स्तर भी है, परंतु इसकी ज्यादा महत्वता नहीं है, इन दोनों की ज्यादा महत्वता है। तो आप लोगों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम अपनी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के कुछ एग्जाम्पल सर्वोच्च न्यायालय से है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा गया। सर्वोच्च न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण आदेशों का उदाहरण देते हुए न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू के बारे में आपको बताना है। तो जुडिशियल रिव्यू के रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आप सभी के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख सकते हैं। कुछ टॉपिक आपके ऐसे भी होंगे जो दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए भी होंगे, तो अगर वो उस प्लेलिस्ट में भी है या फिर मैंने बोल दिया हो कि वो MPS 1 से संबंधित है, 001 से, और लेकिन वही टॉपिक आपको यहाँ भी पढ़ना है, तो आप लोगों को देखो, जब चीज एक है, अलग सब्जेक्ट है, लेकिन पढ़ना तो चीज तो एक ही है, तो चाहे आप यहाँ पढ़ो या वहां पढ़ो, तो आप लोगों को सेम चीजों के लिए सेम ही चीज पढ़नी है, आपको अलग अलग चीजें नहीं पढ़नी। और यहाँ से क्वेश्चन आपके 2 तरीके से, एक तो न्यायिक पुनरावलोकन है, कई बार न्यायिक पुनरावलोकन ना पूछकर न्यायिक सक्रियता पूछता है आपसे पेपर में, न्यायिक सक्रियता, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बना हुआ है, सक्रियता, न्यायिक सक्रियता, आपसे क्वेश्चन ये बनता है आपके एग्जाम में। और इसके अलावा जनहित याचिका, ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में, और जुडिशियल रिव्यू ही इंग्लिश में आपसे पूछा जाएगा, जुडिशियल रिव्यू शॉर्ट नोट में आपसे, ये रिव्यू ही है, होता है ये, आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में पढ़ लेना एक बारी। आप न्यायिक सक्रियता अलग होता है, जुडिशियल रिव्यू यानी पुनरावलोकन अलग होता है। कहीं ऐसा मत सोच लेना कि दोनों एक ही है और गलत कर दो, बिल्कुल भी ऐसा काम आपको नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि 1971 में या 1971 के अंदर या 1971 के बाद राजनीतिक, लोकतंत्र और आर्थिक विकास के बीच में समीक्षा करना है। आपको पता है 1991 में हमने एक मॉडल अपनाया था, इसे बोलते हैं LPG मॉडल। कौन सा मॉडल? तो इसको हम बोलते हैं LPG मॉडल, इसके अंदर हम बोलते हैं LPG मॉडल, ये आपको ध्यान रखना। एलपीजी मॉडल क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जिसे ग्लोबलाइजेशन। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिम्हा राव थे, ध्यान रखना है, नरसिम्हा राव। इसके अलावा नरसिम्हा राव के अलावा आपको क्या याद रखना है, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपको उनका नाम भी याद रखना है। यह आपको क्लियर होना चाहिए ये भी चीज कि इस समय भारत की राजनीति में कई सारे बदलाव हुए थे। हमने WTO की जो प्रमुख शर्तें थी उन शर्तों को मान लिया था, हमने उदारीकरण की नीति अपना ली थी, हमने दूसरे देश के निवेशकों के लिए अपने द्वार खोल दिए थे, हमने मुक्त व्यापार की नीतियों पर अनुसरण करने का हमने फैसला कर लिया था। तो ये कुछ बातें थी, आप सभी को ये ध्यान रखना है बिल्कुल ही। अगला क्वेश्चन है आपसे, कार्यपालिका और विधायिका के साथ नौकरशाही की क्या भूमिका है? तो भाई कार्यपालिका और विधायिका के साथ नौकरशाही की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि किसी भी देश के एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी देश के शासन में उस देश की नौकरशाही की बहुत भूमिका होती है। क्योंकि कार्यपालिका और विधान पालिका जो होती है, इसका कार्य सिर्फ यही खत्म हो जाता है कि वो कोई भी नई पॉलिसीज बना देती है, लेकिन उन पॉलिसीज को अच्छी तरीके से सही मायने में लागू कौन करवाती है? तो लागू नौकरशाही करवाती है। इस वजह से इसका एक महत्वपूर्ण ही रोल है। और अगला क्वेश्चन आपके आर्थिक नियोजन से ही संबंधित है वाला, यानी क्वेश्चन नंबर 17 से ही 19 उदारीकरण क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आर्थिक उदारीकरण के राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण कीजिए। तो उदारीकरण का मतलब ये होता है कि अपनी जो औद्योगिक या फिर जो राजनीतिक, जो दूसरे देश के प्रति व्यापारिक नीति है, उसमें थोड़ा सा ढिलाई बरतना, उसमें थोड़े से परिवर्तन लाना और देशों के सहयोगात्मक उसको बनाने का प्रयास करना, यही क्या कहलाता है? उदारीकरण की नीति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नागरिक अधिकारों और उनके हितों के संरक्षण करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका है? तो नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण करने में न्यायपालिका की आपको 2 भूमिका याद रखनी है, एक आर्टिकल 13 याद रखना है, एक आर्टिकल 32 याद रखना है। ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल 13 डायरेक्टली ये बात कहता है कि अगर भारतीय संविधान के अंदर कोई भी ऐसा संविधान के अंदर संशोधन किया गया जो कि मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है, तो वो अपने आप ही निरस्त हो जाएगा। अगली चीज क्या है कि आर्टिकल 32 ये कहता है कि भाई जनता के जो मौलिक अधिकार है उन सभी का जो संरक्षण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय प्रतिबद्ध है।
और जितने भी मौलिक अधिकार अगर उनमें से किसी का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी क्या करती है, सुनवाई करती है। तो होपफुली आपको ये भी क्लियर होगा। और अगर गलती से आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी याचिका को दायर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। इस क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है सार्वजनिक राजनीति और जनमत, सार्वजनिक राजनीति जो होती है, जो इन्हीं जो सबके हित से ये सबके फैसलों द्वारा ली जाती है, तो ये जनमत जो देने में मीडिया की क्या भूमिका है? तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आज के समय में सरकार जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जनता से अपना जनमत नहीं ले पाती। इसके लिए इसी वजह से ही जो मीडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। मीडिया जो है निष्पक्ष रहना चाहिए मीडिया को, क्योंकि कई बार मीडिया भी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ी होती है, परंतु मीडिया को मुख्य रूप से क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, वो किसी के फेवर में नहीं होनी चाहिए। और जनता से जब भी जनमत यानी जनता की जो इच्छाएं हैं उन सभी को जब वो जानने की कोशिश करती है तो उन इच्छाओं को क्या करना चाहिए, उन इच्छाओं को आकार देने में इनकी काफी हेल्प होती है। अगला है प्रवसन या माइग्रेशन से या फिर विकास के मध्य संबंधित व्याख्या करनी है। तो प्रवसन का मतलब होता है कि जब कोई एक स्थान छोड़कर आप किसी नए स्थान पर जाकर बस जाते हो तो वो प्रवसन कहलाता है। जैसे हमारे माता पिता अपने गांव छोड़कर शहरों में आकर बसे, है ना, और आप लोगों की कल को अच्छी नौकरी लग जाती है तो आप पढ़ लिख के अपने देश को छोड़कर कहीं और सोचोगे, अमेरिका, स्विट्जरलैंड या फिर यूरोप के किसी बढ़िया देश के अंदर हम अपनी जीवन को चलाएं। तो भाई ऐसा भी हो सकता है। तो इस ऐसे समय में हम क्या करते हैं, माइग्रेट होते हैं, माइग्रेशन करते हैं, प्रवास करते हैं, प्रवसन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इसके विकास के मध्य संबंध को बताना है कि बेसिकली इसके कारणों को बताना है आपको, एक अपकर्ष कारण, एक प्रतिकर्ष कारण। अपकर्ष चीजें हमें आकर्षित करती है, प्रतिकर्ष हमें दूर भगाती है। तो अगर आप एक भी अच्छे से कर लोगे, अपकर्ष कर लोगे तो प्रतिकर्ष याद हो जाएगा। अपकर्ष आकर्षित, अपकर्ष आकर्षित, आज से अपकर्ष, आज से आकर्षित, इससे आपको इसको रिलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है 1947 में के काल में भारतीय राजनीति को रूपांतरण की प्रक्रिया का काल क्यों माना जाता है? क्वेश्चन आपसे ही पूछा जाएगा पेपर में। तो रूपांतरण का काल इसलिए माना जाता है क्योंकि ये वो दौर था जब भारत के अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हुए। उतार चढ़ाव होने का मतलब ये है कि भारत के अंदर बहुत सारी राजनीतिक दल है उसका उदय होना शुरू हुआ, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि भाई कांग्रेस की जो पकड़ थी वो पकड़ धीरे धीरे क्या होने लगी, ढीली होने लगी। और ना केवल वो सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टेटों में बल्कि अन्य पूरे स्टेटों में भी हमें धीरे धीरे ऐसे ही देखने को मिलता है। 1977 में जब इलेक्शन हुए तो उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से पराजित हुई, जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर देखें तो भारत की राजनीतिक प्रक्रिया का आपको इसमें विश्लेषण करना है। इसके अलावा सिर्फ ये सब ना पूछकर आपसे 1967 से 77 तक, 77 से 80 तक, 80 से 79 तक, 79 से 2014 तक और 2014 से अब तक ये पूछा जा सकता है। और ये आप सभी को क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अंदर ये है कि इसके अंदर चुनावी व्यवस्था के बारे में भी बताना है कि भाई राजनीतिक प्रक्रिया कैसे कांग्रेस पार्टी के हाथ से पहले उसके उनके हाथ में थी और कैसे कैसे उनके धीरे धीरे उनके हाथ से निकलनी शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका है? तो इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौकरशाही की बदलती हुई भूमिका का विश्लेषण करना है कि भाई नौकरशाही जो है आज वो पूरी तरीके से परिवर्तित होती जा रही है। परिवर्तित होने का मतलब ये है ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने अनुचित ढंग से कार्य कर रही है, उचित ढंग से कार्य नहीं कर रही, अनुचित ढंग से कर रही है। और इस वजह से ही देश के अंदर भ्रष्टाचार या अन्य प्रकार की समस्याएं जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें क्या पूछा गया है, रेसिडुअल और आपका सबस्टांस, एक ठोस और एक अठोस, इन दोनों लोकतंत्र के बारे में आपको अंतर करना है। ये क्वेश्चन मैंने अपलोड लास्ट ईयर ही कर दिया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जैसा कि मैंने बताया था अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए जो नई नई वीडियोस है वो हमारी ओर से आप सभी के लिए आती रहेगी, आप लोगों को परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बाकी बस हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक वीडियो तक शेयर करें। मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय